हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम टिकी साई, आई एम मानसी वर्मा। और आज के इस वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर है रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ द न्यू ड्रेस, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। पेज नंबर 48 से हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 48 के 14th पैराग्राफ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे दैन मिसेस हॉलमैन से शुरू करते हैं। मतलब यहाँ से मिसेस हॉलमैन की एंट्री होती है चैप्टर के अंदर, तो यहाँ से हम जो है हमारे चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। Then Mrs. Holman, seeing her standing there, bore down upon her. Of course, a thing like a dress was beneath Mrs. Holman's notice, with her family always tumbling downstairs or having the scarlet fever. आपको पता है मिसेस हॉलमैन के बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि मिसेस हॉलमैन जो है ये वो कैरेक्टर है जिसे बातें करना बेहद पसंद है। वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, मतलब चैटर बॉक्स है, वो बातें ही करती जाती है। और वो हर किसी से अपने घर, अपने बच्चे, अपने परिवार और अपनी परेशानियों की बातें जो है वो शेयर करती है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मेबल है, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब देखो, मतलब वो मेबल को खड़ा देखती है। अब देखो, मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो उसकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, या वो बंदा कौन है या वो बंदी कौन है, उसे इट डजेंट मैटर टू हर। इससे मिसेस हॉलमैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्या होता है यहाँ पे, वो जो मिसेस हॉलमैन है, देन मिसेस हॉलमैन सीइंग हर स्टैंडिंग देयर, सीइंग हर किसे, मिसेस हॉलमैन जो है वो मेबल को खड़ा देखकर बोर डाउन अपॉन हर, उसके पास आ जाती हैं, तुरंत उसके पास जाती हैं उसे अकेला खड़ा देखकर। ऑफ कोर्स ए थिंग लाइक ए ड्रेस वाज बीनीथ मिसेस हॉलमैन्स नोटिस, विद हर फैमिली ऑलवेज टम्बलिंग डाउन स्टेयर्स और हैविंग द स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर मीन्स तेज़ बुखार। अब मिसेस हॉलमैन ने जब उसे खड़ा देखा अकेला और तुरंत उसके पास आ गई, और वो मतलब उसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई मेबल ने कैसी ड्रेस पहनी है, क्या पहना है, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपनी बातें बतानी है। अब मिसेस हॉलमैन ने अपने घर परिवार और इधर उधर की बातें जो है बताना शुरू किया कि कैसे उसके परिवार में जो है कोई सीढ़ियों से गिर गया है और कैसे किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है। स्कारलेट फीवर मतलब बहुत तेज़ बुखार हो गया है। Could Mabel tell her if Elmthorpe was ever लेट फॉर अगस्त एंड सेप्टेम्बर। अब जो मेबल है वो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है, मतलब आपको पता ही है कि मेबल तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है। कब से, जब से पार्टी में आई है तब से अपने ड्रेस के बारे में सोचे ही जा रही है। अब एक छोटी सी बात भी मिसेस हॉलमैन को बोलने के लिए वो कितनी ओवर थिंकिंग कर रही है। मतलब वो मन में सोच रही है कि क्या वो एलमथॉर्प जो है वो एक जगह का नाम है, एक प्लेस है, एक टाउन है। मतलब वो सोच रही है कि क्या मैं मिसेस हॉलमैन को बता दूं कि एलमथॉर्प जो है वो एक ऐसी जगह है, वहाँ पर अगस्त और सितंबर के महीने में जो है वहाँ किसी को मतलब जाने नहीं दिया जाता है। मतलब इतना ज़्यादा वो सोच रही है, बेचारी सोच में डूबी है। ओ इट वॉज ए कन्वर्सेशन दैट बोर्ड हर अनअटरेबली। और आपको पता है जब हम किसी की बातें सुनते सुनते बोर हो जाते हैं तो हम उसकी ओर देखते तो हैं मगर अपनी सोच में डूब जाते हैं। और उसी डूबी हुई सोच में, मतलब उसी, जब वो मेबल कहीं खोई हुई है, देख रही है वो मिसेस हॉलमैन की तरफ, लेकिन सुन नहीं रही है उसकी बातें, क्योंकि उनका ध्यान जो है वो कहीं और है। अब मिसेस हॉलमैन की तरफ देख तो रही थी, सोच तो रही थी, मन में कुछ और सोच रही थी। तो वो सोचती है कि यही बात कि मैं मिसेस हॉलमैन को बताऊं कि नहीं, कि जो एलमथॉर्प जो एक टाउन है, जो जगह है, वहाँ अगस्त सितंबर में किसी को जाना जो है वो अलाउ नहीं है, वहाँ पे अलाउ नहीं देते हैं। और इतना बोलने से पहले भी वो इतना सोचती है कि क्या इन्हें ये बात पता होगी, क्या वो ये जानती होंगी। मतलब वो इतनी सी बात करने के लिए भी मिसेस हॉलमैन को मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है कि कहीं उन्हें पहले से पता तो नहीं होगा, मैं बताऊँ नहीं बताऊँ। It made her furious to be treated like a house agent or a messenger boy to be made use of। और उसकी इतनी सारी कन्वर्सेशन जो थी हॉलमैन की, वो उसे इतना बोर कर रही थी, क्योंकि इस कन्वर्सेशन में सिर्फ मिसेस जो हॉलमैन थी वो बोले जा रही थी। मेबल तो कुछ बोल नहीं रही थी, वो सिर्फ सुन रही थी। और सिर्फ सुनने से उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई क्या है, मैसेंजर है। मैसेंजर कौन होता है? मैसेंजर होता है कोई दूत होता है, या फिर वो कोई हाउस एजेंट है। हाउस एजेंट है मतलब जैसे घर का कोई एजेंट नहीं होता जिसको मतलब जो सिर्फ बातें सुनने का काम करता है, उसको कोई कुछ भी आता है और बोल के चला जाता है, उसको वैसी वाली फीलिंग आने लगती है। क्योंकि मिसेस हॉलमैन का कन्वर्सेशन उसे कंप्लीटली पका रहा है, बोर कर रहा है। नॉट टू हैव वैल्यू दैट वाज। और मतलब उसकी अब मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो मतलब कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी आ रहा है और उसे कुछ भी सुना के जा रहा है। वाइल शी ट्राई टू आंसर सेंसिबली अबाउट द बाथरूम एंड द साउथ आस्पेक्ट एंड द हॉट वाटर टू द टैप ऑफ द हाउस। मतलब अब क्या करें, मेबल ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी। वो बेचारी जितना हो सके उसकी फिजूल की बकबक सुन रही थी, जैसे मिसेस हॉलमैन उसे बताती है अपने बाथरूम के इश्यूज़ के बारे में, हॉट वाटर के इश्यूज़ के बारे में, कि भाई गर्म पानी में क्या क्या जो भी इशू होंगे उसके बाथरूम में। वो अब ये सुनकर मेबल जो है वो उसे समझदारी से, मतलब सेंसिबली जो है
मेबल उसे सेंसिबली समझदारी से जो है रिप्लाई करने की वो है कोशिश भी मतलब जो है वो कर रही है, समझदारी से रिप्लाई करने की उसे मेबल जो है। अब ये सुनकर रिप्लाई तो मेबल कर ही रही है, लेकिन उसको बोरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ये सब बातें सुन के कि भाई बाथरूम का इशू है, मेरे घर में हॉट वाटर का इशू है यही। और जब मिसिस हॉलमैन जो है उससे ये सब बातें कर रही है, एंड ऑल द टाइम शी कुड सी लिटिल बिट्स ऑफ हर येलो ड्रेस इन द राउंड लुकिंग ग्लास विच मेड देम ऑल द साइज ऑफ बूट बटन्स और टैडपोल्स, एंड इट वॉज अमेजिंग टू थिंक हाउ मच ह्यूमिलिएशन एंड एगोनी एंड। अब मिसिज हॉलमैन जब ये सब बातें कर रही होती थी तो मेबल ने देखा कि सामने दीवार पर छोटे छोटे मिरर लगे थे जो कि बूट बटन, मतलब आपने देखा होगा शूज़ होते हैं ना जो थोड़े ऊंचे हाई राइज जो शूज़ होते हैं उनमें बटन लगे हुए होते हैं, तो वो जो मिरर थे वो बिल्कुल उस शू बटन के जितने थे, या फिर टेडपोल आप कह सकते हो। टेडपोल होता है मेंढक का छोटा सा बच्चा, तो मतलब वो उसके जितने छोटे मिरर थे, बहुत ही ज़्यादा। अब मेबल की ओवर थिंकिंग देखो कि वो इतने छोटे मिरर में भी एडागोनी एंड मतलब ह्यूमिलिएशन एंड एडागोनी, मतलब उसकी जो ओवर थिंकिंग वो करती है जिसकी वजह से बहुत दुखी और परेशान है। अब वो इतने छोटे जो मिरर हैं उसमें भी वो क्या करती है, उसमें भी वो जो है अपनी उस येलो ड्रेस को देखने लगती है। एंड सेल्फ लोथिंग एंड एफर्ट ऑफ पैशनेट अप्स एंड डाउन्स ऑफ फीलिंग वर कंटेंड इन ए थिंग द साइज ऑफ ए 3 penny bit। मतलब वो सिक्के इतने छोटे थे, कितने छोटे थे वो सिक्के, वो मिरर इतने छोटे थे कि 3 पैसों के सिक्कों की शेप में थे। उसमें भी वो अपनी ड्रेस देखने लगती है। और सेल्फ लोथिंग का मतलब होता है अपनी ड्रेस को वहाँ भी वो कम आंकती है, मतलब वैल्यू ही नहीं देती। उसको लगता है अरे यार मेरी तो ड्रेस, मतलब सोचो एक बटन के जितने, एक शूज़ में जो बटन लगा हुआ था उस बटन के जितने, कितने छोटे छोटे, टैडपोल कितना छोटा होता है अगर आपने देखा हो तो, इतने छोटे छोटे मिरर्स में भी वो अपनी येलो ड्रेस को देख रही है और अपनी ड्रेस को वो मतलब कितना कम आंकती है। सेल्फ लोथिंग मतलब कम करके आंकती है, उसको अंडर वैल्यू करती है अपनी ड्रेस को। And what was still older this thing, this Mabel Waring was separate, quite disconnected, and though Mrs. Hallman, the black button, was leaning forward and telling her how her eldest boy had strained his heart running, she could see her too quite detached in the looking glass, and it was impossible that the black dot leaning forward gesticulating should make the yellow dot sitting solitary self-centered feel what the black dot was feeling, yet they pretended। अब यहाँ पर वो क्या है, अब यहाँ पर राइटर ने जो मिसिज हॉलमैन है उनको ब्लैक बटन, मतलब मिसिज हॉलमैन जो है उनको ब्लैक बटन के नाम से निकनेम दिया है उनको, क्योंकि उसने ब्लैक ड्रेस पहनी है, और मेबल को उसने येलो डॉट, क्योंकि उसने येलो कलर की ड्रेस पहनी है इसलिए ब्लैक डॉट तो उसको बोला गया है, किसको, मेबल, उसको मिसिज हॉलमैन को। और येलो डॉट जो है, ये येलो डॉट यहाँ पर दिया गया है ना, ये येलो डॉट मेबल के लिए उन्होंने निकनेम दिया है क्योंकि मेबल ने जो है वो येलो ड्रेस पहना है, इसलिए राइटर ने जो है उन्हें ब्लैक डॉट और येलो डॉट से रेफर किया है। अब मेबल जो है वो मिसिस हॉलमैन की पूरी बातचीत के दौरान बिल्कुल डिसकनेक्टेड नज़र आ रही है। कैसी नज़र आ रही है, डिसकनेक्टेड नज़र आ रही थी, जैसे कि वो वहाँ सिर्फ फिजिकली है, मेंटली नहीं। जबकि मिसिस हॉलमैन तो जो है वो काफ़ी मतलब काफ़ी घुस कर मेबल से बात कर रही थी। उसको, मेबल को, मतलब उसने अपने ये भी बताया कि बड़े बेटे के बारे में बात बता रही थी कि कैसे उसे इंजरी आ गई, और मतलब उसका मतलब एकदम सांसें तेज हो गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब मिसिस हॉलमैन जो है वो कहती है कि डर से कैसे धड़कनें जो हैं एकदम तेज हो गई थी, उसने उनकी धड़कनों को इतना तेज जो था वो बढ़ा दिया था। मतलब वो ये सब बातें बोले जा रही है लेकिन मेबल पूरी की पूरी डिस्कनेक्टेड है, मतलब वो बोल रही है लेकिन मेबल वहां पर नहीं है। अब क्या होता है, अब मिसिस जो हॉलमैन है, जो ब्लैक डॉट जिसको राइटर ने रेफर किया है, उसको समझ आ गया था कि इतनी बकबक कर रही हूँ, लेकिन मेबल को तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। मतलब वो अपने मन में सोचती है कि भाई मैं तो इतनी बकबक किए जा रही हूँ, लेकिन मेबल जो है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली समझ जाती है कि मेबल जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, वो कहीं और, मतलब मिरर ग्लास में बस देखे जा रही थी। वो छोटे छोटे मिरर ग्लास थे ना जिनमें वो अपनी येलो ड्रेस देखती है, बस वो उन्हीं में देखे जा रही थी। और सीटिंग सॉलिटरी, मतलब वहाँ होते हुए भी वो सॉलिटरी फील करती है। और वो जो है अपनी लंबी चौड़ी, मिसिस हॉलमैन जो है वो बेचारी कब से अपनी लंबी चौड़ी दास्तान जो है वो उसे सुनाती जा रही है। अब मिसिस हॉलमैन सोचती है कि भाई क्या हुआ, मैं कब से कितना कुछ बोले जा रही हूँ और ये जो मेबल है ये तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है, ये तो क्या मालूम क्या सोच रही है। तो मेबल को ये सब चीज़ें जो है वो मिसिस हॉलमैन अपने मन में सोच रही होती कि भाई ये क्या है, उसके दुख को वो समझेगी भी कि नहीं समझेगी। लेकिन वो तो क्या है, वो तो इतनी बड़ी पार्टी में भी क्या है, वो तो बिल्कुल सॉलिटरी है, मतलब पार्टी में वो बेचारी डिप्रेशन में है क्योंकि उसकी ड्रेस जो है वो बहुत ख़राब है। तो पार्टी तो इतनी बड़ी थी लेकिन वो बिल्कुल सॉलिटरी थी, वो सिर्फ अपने और अपनी ड्रेस के बारे में सोच रही थी। वो मिसिस हॉलमैन का दुख क्या समझेगी, जिसे एक सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड कहते हैं, वैसा वाला उसका एटीट्यूड था। मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचे जा रही थी, मिसिस हॉलमैन की बातों को फील ही नहीं कर
पा रही थी। और यही हर इंसान की फितरत है, देखो कि जब वो अपनी तकलीफ तकलीफ शेयर करता है तो वो चाहता है कि जो सामने वाला बंदा है मेरी बात सुने। लेकिन मेबल यहाँ पर कैसी हो रखी है, सेल्फ सेंटर्ड हो रखी है, सॉलिटरी, मतलब वो अकेली बैठी है, मतलब बैठी तो उसके साथ है लेकिन वो अकेली है, अपनी दुनिया में ही खोई हुई है। और मिसिज हॉलमैन इतनी जो बकबक किए जा रही है वो किस सेंस में किए जा रही है, वो चाहती है कि जो मेबल है वो उसे सिंपैथी दे। लेकिन मिसिज हॉलमैन के इतना बताने के बाद भी मेबल लास्ट में सिर्फ एक कोल्ड सेंटेंस बोलती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इतनी सारी बातों को। और वो कोल्ड सेंटेंस वो क्या बोलती है, सो इम्पॉसिबल टू कीप बॉयज क्वाइट, दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग वन सेड, कि लड़कों को शांत रखना बहुत ही मुश्किल है। बस ये एक छोटा सा सेंटेंस वो बोल देती है, मतलब इतनी सारी बातें वो बोलती है। ये जेस्टिक्यूलेटिंग का मतलब होता है यूजिंग जेस्चर्स, मतलब हाव भाव यूज़ करना, मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के मूवमेंट के पार्ट्स को, मतलब मूवमेंट करना पार्ट्स ऑफ बॉडी से, जैसे हाथ हिलाना, ये सब करना। स्पेशली हैंड और हेड, मतलब स्पेशली हाथ और सर हिला हिला के, मतलब वो तो हाथ पैर चला चला के, सर हिला हिला के अपनी बातें बता रही थी ना। सो इम्पॉसिबल, मतलब, और मेबल ने क्या किया, बस एक सेंटेंस बोल के बात को ख़त्म कर दिया कि लड़कों को शांत करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 17। एंड मिसिज हॉलमैन हु कुड नेवर गेट इनफ सिंपैथी एंड स्नैच्ड व्हाट लिटिल देयर वाज ग्रीडीली as if it were her right, but she deserved much more, for there was her little girl who had come down the morning with a swollen knee joint का मतलब है उसके घुटने में सूजन आई थी। took this miserable offering and looked at it suspiciously, मतलब संदेहात्मक रूप से, grudgingly, as if it were a half penny when it ought to have been a pound, and put it away in her purse, must put up with it, mean a miserly though it was, time being hard, so very hard. And so she went creaking, injured Mrs. Holman about the girl with the swollen joints। यहाँ पर पहला फुल स्टॉप आया है, सोचो कितना लंबा सेंटेंस दिया गया है। अब मिसिस हॉलमैन जिनकी बातें पार्टी में कोई सुन नहीं रहा था, मिसिस मेबल सुन तो रही थी। मेबल की वो लाइन भी मिसिस हॉलमैन को अच्छी लगी कि चलो इसने कुछ तो बोला कि सो इम्पॉसिबल टू कीप बॉयज़, की भाई लड़कों को शांत करना बहुत ही मुश्किल है। वो लाइन में मिसिस हॉलमैन को अच्छी लगी कि चलो इसने कुछ तो बोला, तो वो समझती है कि मेबल इससे कुछ बेटर, लेकिन उसको क्या लगता है कि मेबल तो भाई इससे कुछ बेटर बोल सकती है। मतलब उसे बहुत ज़्यादा सिंपैथी की उम्मीद थी मेबल से कि मैंने इतनी सारी बातें बताई है कि भाई मेरे घर में एक बच्ची को, मतलब मेरे घर में एक छोटी बेटी है, वो गिर गई है, उसका घुटना सूज गया है। तो भी मेबल ने काफ़ी ठंडा रिएक्शन दिया, लेकिन मिसिस हॉलमैन जो है उस रिएक्शन को भी बटोर कर अपने पर्स में रख लेती है। और सच में मतलब उसको लगता है कि चलो इसने कुछ तो बोला, उम्मीद तो उसे बहुत ज़्यादा सिंपैथी की थी लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बोला, तो मिसिस हॉलमैन को लगता है कि चलो भाई मेबल ने कुछ तो बोला, और वो उसी से जो है संतोष कर लेती है और उसे बटोर कर अपने पर्स में रख लेती है। आगे चलते हैं। हॉलमैन अबाउट द Oh, it was tragic, this greed, this clamor of human beings like a row of cormorants barking and flapping their wings for sympathy. It was tragic. Could one have felt it and not merely pretended to feel it? कोरोमेंट्स का मतलब होता है जो बड़े बड़े डाइविंग बर्ड्स होते हैं ना, वो मतलब गोताखोर पक्षी, मतलब बड़े बड़े जो बर्ड्स होते हैं वो। क्रीकिंग का मतलब होता है मेकिंग ए हार्श हाई पिच साउंड, जो बहुत तेज आवाज़ें निकालते हैं ना वो। अब मोबाइल को क्या लगता है कि सच में भाई, सच में पार्टी में मोबाइल को हर चीज़ जो है वो बड़ी सैड, बड़ी ट्रेजिक लगने लगती है कि कैसे पार्टी में आए हुए सब लोग जो हैं वो कितने ग्रीडी हैं। मतलब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है ग्रीड, कि वो कितने लालच से भरे हुए हैं, वो सब कितने ग्रीडी हैं। मोबाइल जो है ऐसा सोचती है कि यहाँ पर आने के बाद भी वो सब क्या कर रहे हैं, पार्टी में आए इंसानों की जो क्लैमर का मतलब होता है शोर, कि मतलब पार्टी में आए हुए जो लोग हैं उनका जो क्लैमर है, क्लैमर ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब उन इंसानों का जो शोर है, लाइक ए रो ऑफ कोरमोरेंट्स, जैसे कोरमोरेंट्स यानी कि जो बड़े बड़े पक्षी हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने पंख एक दूसरे में फ्लैप कर रहे हैं। कोरमोरेंट्स बड़े बड़े पक्षी, क्लैमर मतलब शोर, मतलब इंसानों का जो शोर है, या फिर जो बड़े बड़े पक्षी हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। फ्लैपिंग देयर विंग्स फॉर सिंपैथी, और सिंपैथी के लिए अपने पंख जो हैं वो एक दूसरे पे फ्लैप कर रहे हैं। बहुत ही ट्रैजिक, दुखद लगा, क्योंकि वहाँ सब लोग जो हैं वो एक दूसरे की बातें सुनने का प्रिटेंड कर रहे थे, मतलब दिखावा कर रहे थे। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा, मतलब वहाँ पर सब लोग एक दूसरे की बातें सुनने का प्रिटेंड कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे, जबकि वो सब लोग जो थे वो एक दूसरे में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। लेकिन मेबल को तो उसकी येलो ड्रेस में एक झूठी तारीफ भी नहीं मिली बेचारी को। बट इन हर येलो ड्रेस टू नाइट शी कुड नॉट रिंग आउट वन ड्रॉप मोर, शी वॉन्टेड इट ऑल। लेकिन उस बेचारी को तो अपनी ड्रेस में, उस येलो ड्रेस में एक झूठी तारीफ तक नहीं मिली, मतलब उसे तो किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं किया। यहाँ तक कि चार्ल्स बर्ड तो बेचारा उस बेचारी का मजाक तक उड़ा गया। शी न्यू शी केप्ट ऑन लुकिंग इनटू द ग्लास, डिपिंग इनटू दैट ड्रेडफुली शोइंग अ ब्लू पूल दैट वाज शो that she was condemned, despised, left like this in a backwater because of her being like this a feeble।
अब उसके हिसाब से मेबल अपने आप को इस मिरर ग्लास में देखे ही जा रही थी, वो भी ड्रेडफुली मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होकर, जो कि उसके चेहरे के हाव भाव से साफ स्पष्ट है। वो सोचती है कि हाँ कोई उसे पसंद नहीं करता है, और खुद को बैक वाटर, यानी कि बैक वाटर मतलब आइसोलेटेड, वो खुद को कैसा समझती है, आइसोलेटेड। बैक वाटर मतलब आइसोलेटेड, एकदम अकेला वो खुद को फील करती है, बिकॉज ऑफ हर बीइंग लाइक दिस ए फीबल। और वो ये भी सोचती है कि अगर उसने मतलब अब वो बिल्कुल अकेली रह गई है वैसिलेटिंग क्रीचर की तरह। एंड इट सीम टू हर दैट द येलो ड्रेस वॉज ए पीनांस विच शी हैड डिजर्व्ड, एंड इफ शी हैड बीन ड्रेस लाइक रोज शॉ इन लवली क्लिंगिंग ग्रीन विद ए रफल ऑफ सन्स डाउन, शी वुड हैव डिजर्व्ड दैट. And she thought that there was no escape for her, none whatsoever. But it was not her fault altogether after all. और वो ये भी सोचती है कि अगर उसने रोज शॉ जैसे टाइट फिटिंग वाले रफल्ड कपड़े पहने होते तो उसे भी अभी तारीफ मिल रही होती, उसे भी सब पसंद कर रहे होते, बट अब कुछ संभव नहीं था, अब खुद को सही करने का कोई तरीका नहीं था. नो एस्केप फॉर हर, नन. इसका मतलब है कि मतलब अब तक जो मतलब हो चुका है, अब तो कुछ कर नहीं सकती थी. येलो ड्रेस पहन के तो वो पार्टी में आ चुकी है, तो अब वो कर ही क्या सकती थी, जो होना तो हो गया. लेकिन वो बेचारी ये सोचती रहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, इस सब के लिए ये येलो ड्रेस ही जिम्मेदार है. और अपने आप को रोज शॉ से कंपेयर करती है कि अगर मैंने रोज शॉ की तरह अच्छे से कपड़े पहने होते तो मैं भी बहुत अच्छी लग रही होती. स्किम्पिंग का मतलब है एक्सपेंडिंग वेरी लिटिल और लेस देन नेसेसरी, मतलब ज़रूरत से भी बहुत ज़्यादा कम खर्च करना. और बट इट वॉज नॉट, अभी यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक हुआ है हमारा. नन व्हाटसोएवर, मतलब अभी तक कुछ, अब वो कुछ संभव नहीं हो सकता. तो जो कुछ भी था, कोई सही करने का कोई तरीका ही नहीं था. फीबल का मतलब होता है वीक. ब्लू पूल का मतलब होता है एक्शन प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, मतलब वो एक्शन जिनसे रिजल्ट प्रोड्यूस हो, जैसे कि उसके हाव भाव से पता चल रहा था ना. बैक वाटर का मतलब होता है आइसोलेटेड. डिज़र्व का मतलब होता है कि वो वही डिज़र्व करती थी, मतलब वो कहती कि मैं तो इसी के लिए योग्य थी. एस्केप का मतलब होता है बचाव. फॉल्ट का मतलब होता है गलती. ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर सब कुछ. क्लिंजिंग का मतलब होता है एकदम बॉडी फिटिंग टाइट कपड़े, जो उसने रोज शॉ ने पहने हुए थे. आगे चलते हैं. बट इट वॉज नॉट हर फॉल्ट टुगेदर, लेकिन ये जो है कुल मिलाकर किसकी गलती नहीं थी, लेकिन ये पूरी की तरह से मेबल की गलती नहीं थी बेचारी की. आफ्टर ऑल इट वॉज बींग वन ऑफ ए फैमिली ऑफ 10, मतलब वो एक 10 लोगों के परिवार में से आती थी. मतलब उसके घर में कितने लोग थे, 10 लोग थे. नेवर हैविंग मनी इनफ, और कभी भी पर्याप्त धन ही नहीं था, मतलब कुछ खर्चे पूरे करने के लिए कभी भी इनफ मनी होती ही नहीं थी. ऑलवेज स्किम्पिंग एंड पेयरिंग, और हमेशा मतलब बहुत कम खर्चना. स्किम्पिंग का मीनिंग बताया ना मैंने, एक्सपेंडिंग वेरी लिटिल, बहुत कम खर्चा करना, और लेस देन नेसेसरी, और ज़रूरत से भी कम, यानी कि हमेशा बचत करते रहना, हमेशा कंजूसी करते रहना. And her mother carrying great cans and the linoleum worn on their stair edges and one sordid little. और मतलब कमाने वाले खाने वाले ज़्यादा थे, हमेशा कंजूसी करना पड़ता था, बचा बचा कर घर का खर्च चलाना पड़ता था. यही तो उसने देखा था. और इससे ज़्यादा उसने क्या देखा था, अपनी माँ को लिनोलियम जो है वो एक केमिकल होता है. उसके बड़े बड़े बेचारी ने लिक्विड मटेरियल होता है, मतलब एक लिक्विड मटेरियल होता है, केमिकल नहीं, उसके कैन उठाते हुए देखा था. और क्या क्या देखा था उसने अपनी माँ को बेचारी को, कचरा बीनते हुए देखना. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. एंड वन सॉर्डिड का मतलब होता है घिनौना लिटिल. एंड वन सॉर्डिड लिटिल, और एक बहुत छोटा सा मतलब एक कमरा था जिसमें वो सब लोग जो थे मतलब रहते थे, इतने सारे लोग छोटे से घर में. डोमेस्टिक ट्रेजेडी आफ्टर अनदर, nothing catastrophic, the sheep farm failing but not utterly, her eldest brother marrying beneath him but not very much, there was no romance, nothing extreme about them all. और मतलब कचरा बीनते देखा था, उससे कई छोटे छोटे काम करते देखना जिससे कि कहीं से थोड़े से पैसे आ जाए, ये सब उसकी माँ करती थी. और उन लोगों ने बेचारों ने एक शीप का फार्म, मतलब शीप फार्म का बिजनेस भी उन लोगों ने किया, जो असफल हो गया. बड़े भाई ने शादी की, वो भी एक कम कास्ट वाली लड़की से. कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सर्टन ग्रेट डैमेज और नफरिंग, मतलब वो उनका बिजनेस शीप फार्म का बिजनेस विफल हो गया ना, तो अचानक से बड़ा नुकसान लग जाना, वो भी उनका वो हो गया. उसके जो एल्डेस्ट ब्रदर था, उसके सबसे बड़े भाई ने शादी की थी, वो भी एक मतलब छोटी जात वाली लड़की से, कम कास्ट वाली लड़की से उसने शादी की थी. देयर वॉज नो रोमांस, और उनके जीवन में भी मतलब कोई रोमांस नहीं था, कोई प्यार नहीं था, मतलब उनकी मैरिड लाइफ जो थी वो भी खुशहाल नहीं थी. नथिंग एक्सट्रीम अबाउट देम ऑल, यानी कि बचपन से मेबल ने सिर्फ दुख तकलीफ और गरीबी ही देखी थी, तो उसकी भी गलती नहीं थी ना, इसलिए वो बेचारी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की शिकार हो गई, हीन भावना की शिकार हो गई.
They petered out respectably in seaside resorts, every watering place, and had one of her aunts even now asleep in some lodging with the front windows not quite facing the sea. That was so like them, they had to squint at things always. लेकिन उसका जीवन तो ऐसा था बेचारी का कि उसको हमेशा मतलब दुख में तकलीफ में ऐसे जीना पड़ा. लेकिन मेबल की जो आंटी थी वो कैसी थी, वो अच्छी पैसे वाली थी. तो जो वेकेशंस होती थी वो लोग सी साइड रिजॉर्ट में जाया करते थे, हमेशा सी साइड रिजॉर्ट्स में वो लोग रुका करते थे. एंड शी हैड डन द सेम, शी वाज जस्ट लाइक हर आंट्स. और वो भी कैसी थी, वो बिल्कुल जो है अपनी मतलब मेबल जो है वो बिल्कुल अपनी आंटी के जैसी थी. लेकिन उनके आंटी का जो परिवार था वो कैसा था, वो मेबल के परिवार से जब भी मिलते थे तो नजर चुरा लेते थे. कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगता था कि कहीं इनको पैसे ना देने पड़ जाए. और वो देखकर भी मेबल के परिवार को स्क्विंट करते थे. स्क्विंट करने का मतलब है अनदेखा करते थे, मतलब देखकर भी अनदेखा कर देते थे कि कहीं इन लोगों को एट थिंग्स ऑलवेज, कहीं हमें इन लोगों को पैसे ना देने पड़ जाए या भी हमसे पैसे ना मांग ले. For all her dreams of living in India, married to some hero like Sir Henry Lawrence, son of empire builder, still the sight of a native in a turban filled her with romance. She had failed utterly. She had married Hubert with his safe permanent underling's job in the law courts that they managed tolerably in a smallish house without proper maids and harsh when she was alone or just bread and butter. But now and then Mrs. Holman was off, thinking her the most right up unsympathetic twig she had ever met. Absurdly dressed too, and would tell everyone about Mabel's fantastic appearance now and then. अब क्या होता है, ये तो हो गया उसकी आंटीज़ का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया कि वो थोड़ी पैसे वाली थी और वो सी शोर के पास आकर रुका करती थी जब वो लोग, लेकिन मेबल की फैमिली को अनदेखा करते थे. अब बात आती है मेबल के सपनों के बारे में. अब फॉर ऑल हर ड्रीम्स ऑफ लिविंग, मतलब उसके सारे जो सपने थे वो क्या थे. फॉर ऑल हर ड्रीम्स ऑफ लिविंग इन इंडिया, मतलब वो कैसी ज़िंदगी चाहती थी मेबल, ये बताया गया है यहाँ पर इस पैराग्राफ में. उसका सपना था कि वो इंडिया में रहे और सर हैरी लॉरेंस जैसे एक ब्यूटीफुल हैंडसम खूबसूरत दिखने वाले लड़के से उसकी शादी हो, जो कि एम्पायर बिल्डर, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अमीर हो, मतलब अमीर आदमी से उसकी शादी हो और उसकी जो है वो हर विश जो है वो उसकी पूरी करे. उसकी जो मैरिड लाइफ है वो रोमांस से भरी हो, मतलब बहुत रोमांटिक हो, उसकी जो लाइफ हो मैरिड लाइफ हो वो रोमांटिक हो. और ये अमीर सर हेनरी लॉरेंस जो है वो इंडिया जैसा दिखता हो, मतलब उसको इंडिया और इंडिया वाले पसंद है. तो वो चाहती है कि जो उसका जो हस्बैंड है सर हेनरी लॉरेंस वो इंडिया जैसा दिखे, मतलब उसके सर पर टर्बन होनी चाहिए, मतलब उसके सर पर पगड़ी हो. मीन्स उसे इंडिया और उसके लोगों से लगाव था. लेकिन उसे बेचारी को अफसोस था. क्यों? क्योंकि उसका ये सपना भी अधूरा रह जाता है और उसकी शादी, शी हैड फेल्ड अटरली, उसका ये सपना भी बुरी तरह फेल हो जाता है, टूट जाता है. शी हैड मैरिड हबर्ट, और उसकी शादी हबर्ट नाम के एक आदमी से हुई है. और हबर्ट विद हिज सेफ परमानेंट जॉब, उसकी हबर्ट कैसा है, वो एक मिडिल क्लास था. उसकी छोटी और परमानेंट जूनियर पोस्ट थी उसकी लॉ कोर्ट में, मतलब एक जूनियर और परमानेंट पोस्ट थी लॉ कोर्ट्स में. एंड दे मैनेज टॉलरेबली इन ए स्मॉलिश हाउस, और वो एक छोटे से घर में रहते थे विदाउट प्रॉपर मेड्स, और उनके पास प्रॉपर नौकर चाकर भी नहीं थे. एंड हाश व्हेन शी वाज अलोन और जस्ट ब्रेड एंड बटर, और वे लोग जो हैं बहुत नॉर्मल खाना खाते थे. जैसे कभी हार्श, यानी कि एक हैश एक डिश होती है जो कि आलू से बनी होती है, जैसे आलू टिक्की वगैरह, तो हैश खाते थे. और कभी कभी ब्रेड बटर. यहाँ हमें समझ आता है कि मेबल की ख्वाहिशें लाइफ को लेकर कैसी थी, मतलब कितने ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे कि भाई मेरी एक सर हेनरी लॉरेंस जैसे एक खूबसूरत दिखने वाले आदमी से शादी हो, वो इंडिया में रहता हो, मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े उसके ख्वाब थे. लेकिन उन बड़े बड़े ख्वाबों को लेकर वो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गई और एक मिडिल क्लास लड़के से ही उसकी शादी हो गई. But now then Mrs. Holman was off, thinking her the most dried up, unsympathetic twig she had ever met, absurdly dressed too, and would tell everyone about Mabel's fantastic appearance. Now and then thought Mabel Waring, left alone on the blue sofa, punching the cushion in order to look occupied, for she would not join Charles Burt and Rhodes Shaw, chattering like magpies and perhaps laughing at her by the fireplace. Now and then there did come to her delicious moments. और अब मेबल को इस तरह अपनी दुनिया में खोया देखकर मिसिस हॉलमैन जो है वो वहाँ से ऑफ हो जाती है, मतलब वो वहाँ से जो है वो चली जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि इसके सामने बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है. ये तो बिल्कुल ड्राइड अप, यानी कि सूखी, अनसिम्पैथेटिक ट्विग, यानी कि मतलब बिल्कुल सूखी लकड़ी जैसी है, जिसे उसकी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो मतलब क्या पहनी है. इसलिए मिसिस हॉलमैन जो है वहाँ से चली जाती है. अब मेबल जो है वो सोफ़ा पर बैठकर सोचने लगी कि अब मिसिस हॉलमैन जो है वो सबको जाकर बताएगी कि मेरी जो मैं एब्सर्डली ड्रेस्ड हूँ, कि मतलब वो उसको लगता है कि अब ये जाकर सबको बताएगी कि यानी कि मैंने कैसे बेवकूफ़ जैसे एब्सर्डली ड्रेस्ड, मतलब मैंने बेवकूफ़ जैसे कपड़े पहने, मतलब मेरे बेवकूफ़ जैसे कपड़ों के बारे में वो सबको बताएगी और फिर लोग बातें करेंगे. ये सोचते सोचते मेबल क्या करती है, कुशन को
जो है वो पंच करने लगती है। पंचिंग द कुशन मतलब कुशन को पंच करने लगी, जैसे कि वो लोगों को ये बताना चाहती थी कि वो ऑक्यूपाइड है, यानी कि वो बिजी है। अब वो क्या करती बेचारी, शी वुड नॉट जॉइन चार्ल्स बर्ट एंड रोज शॉ चैटरिंग लाइक मैगपाइज। अब वो जो है चार्ल्स बर्ट और रोज शॉ की टीम जो कि चैटरिंग लाइक मैगपाइज मतलब पक्षियों की तरह जो चैटर किए जा रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे। अब मेबल की तो हिम्मत नहीं थी कि वो जाए और उनकी टीम में जाए और उनके साथ मिक्सअप हो जाए और उनके साथ हंसी मजाक करे, इसलिए वो सोफा के कुशन को ठीक करने लगी। आग के पास, फायर प्लेस के पास सोफा के कुशन को जो है वो ठीक करने लगी। देयर डिड कम टू हर डिलीशियस मोमेंट, देयर डिड कम टू हर डिलीशियस मोमेंट्स मतलब ऐसा नहीं है कि मेबल की लाइफ में कि कभी सुखद पल आए ही नहीं, वो हमेशा दुख भरा ही जीवन जीती रही। कभी कभी मेबल को देखो डिलीशियस मोमेंट्स मतलब सुखद पल, लास्ट वाली लाइन है, मतलब देयर डिड कम टू हर डिलीशियस मोमेंट्स की कभी उसकी लाइफ में सुखद पल आए ही नहीं, हंसी खुशी वाले पल आए ही नहीं। रीडिंग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 50 एंड हो गया, अब हम पेज नंबर 51 की ओर मूव करेंगे। The other night in the bed, for instance, or down by the sea on the sand in the sun at Easter, let her recall it, a great tuft of pale and sand grass standing all twisted like a shock of spears against the sky, which was blue like a smooth china egg, so firm, so hard, and then the melody of the waves, hush, hush, they said, and the children shout paddling. Yes, it was a divine moment, and there she lay, she felt in the land of the goddess who was the world. Rather a hard-hearted but very beautiful goddess, a little lamb laid on the altar. One did think these silly things. एंड अब क्या होता है, मतलब अब ये सब तो हो गया है, अब वो अपने सुखद पलों के बारे में कि मतलब सुखद पल आए नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जब मेबल को टाइम मिलता तो वो रात को क्या करती, अदर नाइट इन द बेड, वो क्या करती थी, रीडिंग करती थी, मतलब रात को बुक पढ़ती थी, या फिर समुद्र के किनारे सैंड पर बैठे बैठे बुक पढ़ती, जहाँ सूरज की मतलब सन की लाइट भी होती थी, मतलब धूप हवा पानी सब होता है वहाँ पर, घास भी होती थी, रेत भी होती थी, और उसके जो बच्चे हैं चिल्ड्रंस शाउट, और उसके बच्चे जो हैं वो खेल रहे होते हैं। कभी कभी वो लेट जाती घाट पर, ऐसा लगता जैसे कोई भगवान की गोद में है, और वो सब नकारात्मक जो है वो डिवाइन मोमेंट, उस ये सुखद पल उसे महसूस होते हैं, वो सब कुछ जो है वो भूल जाती, सारी नकारात्मक भूल जाती, और उसे ऐसा लगता कि वो लिटिल लैम्ब ऑन ऑल्टर है। मतलब लिटिल लैम्ब ऑन ऑल्टर मतलब यहाँ पर मतलब लैम्ब लेड ऑन दी ऑल्टर इज इक्विवेलेंट टू द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब यहाँ पर जो है वो भगवान जीसस क्राइस्ट से उनके क्रूसिफिकेशन से उसकी तुलना की गई है कि लैम्ब लेड ऑन दी ऑल्टर, मतलब बहुत डिवाइन मोमेंट है ये, उसके लिए दिव्य मोमेंट है और गॉडली दिव्य फील होता है उसे। ऐसे वक्त उसे बहुत अच्छा, जैसे कि कभी कभी उसके हस्बैंड के साथ वो क्या करे, हबर्ट के साथ समटाइम्स शी हैड quite unexpectedly carving the mutton for Sunday lunch for no reason, opening a letter, coming into a room, divine moments। और भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते थे, जैसे कि कभी कभी उसके हस्बैंड के साथ संडे को मटन बनाना, उसके हस्बैंड का वो उसे लव लेटर लिखना, और रूम में साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये सब बातें जो थी ये सब उसके लिए डिवाइन मोमेंट्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा सुखद क्षण थे, बहुत ज़्यादा सुखद पल थे ये उसके लिए। किसके लिए, इस मेबल नाम की इस लेडीज़ के लिए जो कि 40 ईयर्स की है, और ये येलो ड्रेस पहनकर बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी है। ये येलो ड्रेस उसके जीवन की पनौती बन गई है उसके लिए, इसने सारी उसकी खुशी छीन ली है। एंड दिस इज हरसेल्फ शी वुड नेवर से, ओह यहाँ पे चल रहा था हमारा, and the other way about it was equally surprising that is even when everything was arranged, musing, weather, holidays, even every reason for happiness was there, then nothing happened at all, one wasn't happy, it was flat, just flat, that was all। अब क्या है, मतलब ये सब मेबल के लिए डिवाइन मोमेंट्स होते, और वो खुद कहती यही तो चाहिए था उसे। और दूसरी तरफ क्या था, कभी कभी तो मेबल देखो कैसी छोटी छोटी चीज़ों से भी खुश कर लेती थी अपने आप को, और दूसरी और ये इतनी बड़ी पार्टी है जहाँ म्यूजिक था, मौसम था, म्यूजिक था, मौसम था, वेदर मतलब मौसम था, हॉलीडेज छुट्टियाँ भी थी, एवरी रीज़न फॉर मतलब खुश होने के लिए हर वो चीज़ थी जिससे, हर वो रीज़न था जिससे वो उसे अच्छा लग सकता था, वो खुश हो सकती थी। एक पल के लिए भी वो वहाँ खुशी नहीं थी। अब क्या करे, मेबल थी ही ऐसी, उसे मतलब अपने आप के बारे में मतलब कमज़ोर सोचने वाली, वो एक नेगेटिव थिंकर थी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना से वो ग्रसित थी, और उसके लिए सब कुछ बस फ्लैट था, मतलब सब कुछ बेकार था, कोई चीज़ की उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं थी। अभी बस और बस एक रेड ड्रेस, इस येलो ड्रेस की वजह से उसने अपनी पूरी पार्टी ख़राब कर दी है, पूरी थिंकिंग उसकी अजीब हो गई है, क्योंकि पूरा का पूरा समय जो है उसका उस येलो ड्रेस के बारे में सोचने में ही बीत गया है। आगे चलते हैं। Her wretched self again, no doubt she had always been a fretful, weak, unsatisfactory mother, a wobbly wife, lolling about in a kind of twilight existence, and nothing very clear or very bold, or more one thing than another, like all her brothers and sisters, except perhaps Herbert.
अब क्या है, वो कैसी थी, मतलब वो कमज़ोर समझने वाली, नेगेटिव थिंक करती, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना से ग्रस्त थी, सब कुछ फ्लैट था उसके लिए। वो हमेशा से फ्रेटफुल का मतलब होता है चिंतित, वो हमेशा से चिंतित थी, वीक थी, कमज़ोर थी। अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब असंतुष्ट, जो संतुष्ट ना हो। अनसेटिस्फैक्ट्री मदर थी। वूबली मतलब अनस्टीटेड, यानी कि वूबली वाइफ मतलब एक डावाडोल वाइफ थी, जो हमेशा कोई मतलब उसके दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं थी और ना ही वो बोल्ड थी। और अपने सभी ब्रदर्स और सिस्टर्स की तरह, मतलब ये सारे बहन भाई जो थे ऐसे ही थे, केवल किसको छोड़कर, केवल हर्बर्ट को छोड़कर। दे वर ऑल द सेम पुअर वाटर वेन क्रीचर्स हु डिड नथिंग। वे सारे के सारे मतलब वाटर वेन क्रीचर्स से, मतलब जैसे कि उनकी रगों में खून नहीं दौड़ता था, सिर्फ पानी दौड़ता था, इसलिए वो सब एकदम ठंडे और कमजोर थे। Then in the midst of this creeping, crawling life, suddenly she was on the crest of a wave that raised fly. Where had she read the story that kept coming into her mind about the fly and the saucer? अब वो क्या है, फिर अचानक से देन इन द मिडस्ट ऑफ द क्रीपिंग, मतलब अब अचानक से मोबल को वो क्रीपिंग मतलब स्लो, धीरे धीरे चलने वाली लाइफ के बीच में हैप्पी वाली फीलिंग आने लगी। वो जो फ्लाइंग सॉसर की स्टोरी पढ़ा करती थी, उसके दिमाग में वो स्टोरी आने लगी हमेशा की तरह। वो अपने आप को वीक कमजोर मक्खी से एसोसिएट करती है, जोड़ती है। स्ट्रगल्ड आउट, जिसने कितना संघर्ष किया है। यस शी हैड दोज मोमेंट्स, हाँ वो वाले मोमेंट्स भी उसकी लाइफ में, बट नाउ शी वॉज 40। लेकिन अब क्योंकि वो 40 साल की है, दे माइट कम मोर एंड मोर सेल्डम। अब वो उसके माइंड में जो है वो वाले जो विचार थे, वो अब सब उसके माइंड में सेल्डम, यानी कि कभी कभी आने लगे थे, कम आने लगे थे। उसे लगता था कि जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, बाई डिग्री शी वुड सीज टू स्ट्रगल एनीमोर, मतलब उसे लगता है कि अब तो 40 हो गया, अब तो वो स्ट्रगल करना, संघर्ष करना कम कर देगी। बट दैट वॉज डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मतलब होता है अनएक्सेप्टेबल। दैट वॉज नॉट टू बी एंड्यूर्ड। एंड्यूर्ड का मतलब होता है सफर्ड पेशेंटली, मतलब जो कुछ भी उसने सब सहा है बहुत पेशेंस के साथ। दैट मेड हर फील अशेम्ड ऑफ हरसेल्फ, और उसे ये सोचकर अपने आप पर वो बहुत शर्मिंदा भी महसूस करती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसे शर्म भी आने लगती है कि बताओ 40 साल की हो गई हूँ, और जैसे जैसे अभी सोच रही है कि जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी वो लोगों का सामना खुद को प्रूव करेगी, अच्छा साबित करेगी, उन लोगों के बारे में सोचना अब बिल्कुल फिनिश कर देगी। ये सब सोचकर उसे अपने पर बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है कि मैं कैसी हूँ, मैं अपने आप को संभाल भी नहीं सकती हूँ, कंट्रोल भी नहीं कर सकती हूँ, और सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया है। अब सब कुछ होने के लिए अब आगे सोचती है। अब देखो, अब सब कुछ वो सोचती है कि अब मैं सब कुछ ठीक करूँगी। अब वो प्लानिंग करती है आगे की लाइफ की कि नहीं भाई, अब मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊँगी, लोगों की राय के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगी, ये सब नहीं सोचूंगी कि भाई मेरे बारे में रोज शो क्या सोच रही है, चार्ल्स बर्ट ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरी ड्रेस कैसी है, नहीं है, ये सब छोड़ देगी। अब वो आगे की प्लानिंग करती है कि वो अब कैसा जीवन जिएगी। देखो, शी वुड गो टू दी लंडन लाइब्रेरी टुमारो। वो कहती है कि वो अब जो है, अब वो डिसाइड करती है कि अब जो हो गया है सो हो गया है, अब वो क्या करेगी, अब वो आगे अपनी लाइफ को जो है ठीक करेगी। अब जो बीत गया सो बीत, वो कहावत है ना, बीत गई सो बात गई। अब आगे वाली बात पर फोकस करेगी कि कल से वो लंदन लाइब्रेरी जाएगी। Quite by chance, a book by clergyman by an American no one had ever heard of, or she would walk down the stand and drop accidentally into a hall where a miner was telling about the life in the pit, and suddenly she would become a new person. अब वो कहती है कि कल वो जाएगी, कुछ बुक लंदन लाइब्रेरी जाएगी कुछ बुक्स लेने के लिए, और कुछ वंडरफुल बुक्स। कैसी बुक्स? वंडरफुल मतलब बहुत आश्चर्यचकित, हेल्पफुल जो हेल्प करेंगी, मदद करेंगी बुक्स को। एस्टोनिशिंग बुक्स मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली बुक्स। और क्वाइट बाई चांस ए बुक बाई क्लर्जीमैन, और कुछ बुक्स जो है क्लर्जीमैन यानी कि पुजारी, प्रीस्ट के द्वारा जो लिखी गई होती है, जो चर्च वगैरह में होते हैं ना वो। और कुछ अमेरिकन राइटर्स की बुक जिसके बारे में लोगों ने ना ज़्यादा सुना हो, मतलब उसके बारे में किसी को पता ही ना हो। और उसके बाद वो क्या करेगी, शी वुड वॉक डाउन द स्टैंड एंड ड्रॉप, वो समुद्र के किनारे जाएगी और वहाँ पर वॉक करेगी, और फिर रास्ते में जो हॉल आता है, एंड एक्सीडेंटली ड्रॉप इनटू ए हॉल वेयर ए माइनर, और रास्ते में जो हॉल आता है वहाँ पर जो माइनर होता है, जो माइन में काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो जो अपनी किस्से कहानी सुनाते हैं, वो उनको सुनेगी, और वो शी वुड बी एब्सोल्युटली एंड सडनली शी वुड बिकम ए पर्सन, और अचानक से वो एक नया व्यक्ति बन जाएगी। शी वुड बी एब्सोल्युटली। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 51 एंड हो गया है। वो एक नया व्यक्ति बन जाएगी, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेगी, मतलब वो अपना एकदम रूप परिवर्तन कर लेगी, मतलब वो जैसी दिखती है वैसी नहीं रहेगी, वो अपने आप को बदल देगी। शी वुड वियर ए यूनिफॉर्म, वो एक यूनिफॉर्म पहनेगी। शी वुड बी कॉल्ड सिस्टर समबडी, और वो क्या कहलाएगी, वो जो है वो एक सिस्टर कहलाएगी, मतलब वो कह रही है कि वो ना पूरी तरह बदल जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और वो एक सिस्टर यानी कि नन बन जाएगी। सिस्टर देखा है आपने चर्च वगैरह में, जो सिस्टर होती हैं सब एक जैसे कपड़े पहनती हैं। शी वुड नेवर गिव ए थॉट टू क्लोथ्स अगेन, और वो दोबारा कपड़ों के बारे में मतलब
कभी नहीं सोचेगी, क्योंकि वो नन बन जाएगी और नन बनेगी तो यूनिफॉर्म पहनेगी। और यूनिफॉर्म कैसी होती है, वो तो एक ही टाइप की यूनिफॉर्म होती है ना, सब नन एक ही टाइप की यूनिफॉर्म पहनती है और हर दिन एक ही यूनिफॉर्म पहनती है। एंड फॉर एवर आफ्टर शी वुड बी परफेक्टली क्लियर अबाउट चार्ल्स बर्ट एंड मिस मिलान एंड दिस रूम एंड दैट रूम। और उसके बाद मतलब एक जैसे कपड़े पहनेगी और उसके बाद वो इस येलो ड्रेस के बारे में भी, जो उसके बारे में वो सोच रही थी, वो बोलती है कि फिर मैं कपड़ों के बारे में नहीं सोचूंगी। और उसके बाद उसकी थिंकिंग में भी चेंज आएगा और वो चार्ल्स बर्ट और मिस मिलान जैसे लोगों के बारे में अपनी ओपिनियन एकदम क्लियर रखेगी और उसका खुद का भी ओपिनियन होगा। और ऐसा करके उसे वही हैप्पीनेस मिलेगी जो उसे बीच पे घास में लेटते हुए मिलती है, या फिर संडे को वर लाइंग इन द सन, मतलब घास पर लेटती है ना बीच के किनारे संडे को, जैसा वो सोचती है वही खुशी मिलेगी। और कार्विंग द मटन, या फिर संडे को अपने हस्बैंड के साथ मटन बनाते हुए उसे जो फीलिंग आएगी वही मिलेगी। इट वुड बी इट, मतलब उसे लगता है कि सब कुछ वैसा ही होगा, सब कुछ वैसा ही होगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। सो शी गॉट अप फ्रॉम द ब्लू सोफा। अब इसलिए वो क्या करती है, वो ब्लू सोफा पर से मतलब कॉन्फिडेंटली वो ब्लू सोफा पर जो बैठी होती है ना, वो उस पर से उठती है। एंड येलो बटन इन द लुकिंग ग्लास गॉट अप टू, और वो जो बटन था उसमें मतलब वो जो ड्रेस है अपनी येलो ड्रेस को देखती है और खुद को भी वो ठीक करती है, अपनी येलो ड्रेस को ठीक कर दिया। शी वेव्ड हर हैंड टू चार्ल्स एंड रो टू शो दैम शी डिड नॉट डिपेंड ऑन दैम वन स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है ए बिट, मतलब थोड़ा की। और फिर वो चार्ल्स और रोज शॉ को जो है बाय बाय करती है, जैसे कि मानो अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी राय के बारे में। और एकदम एंड द येलो बटन मूव्ड आउट ऑफ द लुकिंग ग्लास एंड ऑल द स्पीयर्स वर गैदर्ड इनटू हर ब्रेस्ट एज शी वॉक टुवर्ड्स मिसेस डैलोवे एंड सेड गुड नाइट। और वो पूरी कॉन्फिडेंटली क्या है, मतलब पूरी कॉन्फिडेंटली वो वहाँ से उठती है और जाते हुए मिसेस डैलोवे को क्या करती है, वो मिलती है, टू मिसेस डैलोवे के पास जाती है, उनको वो मिलती है एंड सेड गुड नाइट। और वो उन्हें गुड नाइट क्या करती है, गुड नाइट विश करती है। मिसेस डैलोवे, अब देख मिसेस डैलोवे जो है वो पार्टी की होस्ट हैं जिन्होंने ये पार्टी होस्ट की थी। बट इट इज़ टू अर्ली टू गो सेड मिसेस डैलोवे हु वॉज ऑलवेज सो चार्मिंग। अब जो मिसेस डैलोवे हैं जो कि पार्टी की होस्ट थी, वो मेबल से पूछती है कि इतना जल्दी क्यों जाना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो थोड़ी देर और रुकना चाहिए वहाँ पर। आई एम एफ्रेड आई मस्ट सेड मोबेल वॉरिंग। लेकिन मोबेल वॉरिंग कहती है कि आई एम एफ्रेड मतलब मुझे, आई एम सॉरी, आई एम एफ्रेड का मतलब मुझे खेद है, वो उसे सॉरी बोलती है इनडायरेक्टली कि नहीं भाई। बट शी एडेड इन हर वीक वॉबली वॉइस विच ओनली साउंडेड रिडिक्यूलस व्हेन शी ट्राइड टू स्ट्रेंथन इट। लेकिन वो क्या करती है, अब मिसेस डैलोवे कुछ बोलती है उससे पहले ही मेबल ने हिम्मत जुटाकर कहा कि नहीं नहीं, मैंने ये पार्टी काफ़ी एंजॉय कर ली है और ये बस मुझे अब मतलब, और ये मतलब जो है वो उसे अब जाना है, मतलब ये बोलकर वो है जो है स्टेयर से नीचे उतरते उतरते चली जाती है। आई हैव एंजॉयड माई सेल्फ, कि मैंने बहुत एंजॉय कर लिया है, उसने मिसेस डैलोवे से कहा। होम शी मैट ऑन द स्टेयर, जिनसे वो सीढ़ियों पर मिलती है। लाइज लाइज लाइज, अब वो कहती है झूठ झूठ झूठ। शी सेड टू हरसेल्फ गोइंग डाउन स्टेयर, तो सीढ़ियों से नीचे जाते हुए वो अपने आप से कहती है कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ झूठ झूठ। और कहा कि वो फ्लाई अभी भी सॉसर में ही है, राइट इन द सॉसर, मतलब वो फ्लाई जो वो मक्खी है जो वो अभी भी सॉसर में ही है, मतलब वो अभी भी अपने आप को जो है वो मक्खी बोल रही है। शी सेड टू हरसेल्फ एज शी थैंक मिसेस बार्नेट फॉर हेल्पिंग हर एंड रैप्ड हरसेल्फ अराउंड एंड राउंड एंड राउंड इन द चाइनीज क्लॉक शी हैड वोन दीज 20 ईयर्स। और मिसेस और उसके बाद वो अपना कोट जो कि एक चाइनीज़ क्लॉक था जिसे उसने पिछले 20 साल से वो उसे यूज़ कर रही थी, मिसेस बार्नेट से लिया, चली गई उन्हें थैंक यू बोलकर। अब ये चैप्टर एंड हो गया। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि जो मिसेस मॉबेल थी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंक करती और अपने ही बारे में, अपनी येलो ड्रेस के बारे में सोचते सोचते उसने अपनी पूरी पार्टी जो है वो ख़राब कर दी, स्पॉइल कर दी। वो वहाँ पर हीन भावना की शिकार थी, उसी से ग्रस्त रही। वो यही सोचती रही कि चार्ल्स बर्ट मुझ पर हंस रहा है और जो रोज शॉ है उसके कपड़े अच्छे हैं, लेकिन हेडन ने उसको अप्रिशिएट किया था, उसकी ड्रेस की बड़ाई की थी, लेकिन उसने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाकी जो लोग ने उसका मजाक उड़ाया सिर्फ उसके बारे में सोचा। फाइनली लास्ट में वो सोचती है कि नहीं अब मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी, मैं नन बन जाऊंगी, एक ही तरह के कपड़े पहनूंगी, ये सब सोचते हुए, ऑल दैट सोचते हुए उसने जो थी उस पार्टी को छोड़ दिया। तो ये हमारा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर था, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2 के साई को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।